कहा ललित मोदी उड़, कभी कहा नीरव मोदी उड़, कभी कहा मेहुल चौकसी उड़, कल को चिड़िया उड़ योजना के तहत ये गौतम अडानी उड़ हो गया, तो क्या होगा इस देश का? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ। It will be the regulators will do their job. अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी लॉस इज ए लॉस बट एवरी लॉस इज ऑल्सो ए टीचिंग फॉर नेक्स्ट। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। गौतम अडानी ये नाम फिलहाल देश दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। जिस अंदाज में अडानी ने दौलत की रेस में शून्य से बुलंदियों तक का तेज सफर तय करके सभी को चौंका दिया था, वो देखते ही देखते कारोबार के बॉस बन गए। लेकिन अब उसी तेजी से वो आजकल लॉस में जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर आई एक रिपोर्ट ने ऐसा भूचाल ला दिया कि उनका विशाल साम्राज्य हिल गया। तो वहीं इस रिपोर्ट ने देश में भी सियासी भूचाल ला दिया। कभी उन्होंने कहा ललित मोदी उड़, कभी कहा नीरव मोदी उड़, कभी कहा मेहुल चौकसी उड़, कल को चिड़िया उड़ योजना के तहत ये गौतम अडानी उड़ हो गया, तो क्या होगा इस देश का? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ। It will be the regulators will do their job. अडानी मामले पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष एकजुट है, अडानी मामले में जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष के सारे नेता लगातार अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी ग्रुप पर बयान देते हुए कहा कि लोन देने वाले बैंकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ओवर एक्सपोज्ड नहीं। अडानी मसले पर सेंसेक्स से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ शेयर मार्केट में अडानी के शेयर लगातार डाउन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी सेंसेक्स लगातार अप होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक तरफ जहां कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू होते हैं, तो वहीं कार्रवाई शुरू होते ही संसद में विपक्ष का शोर शराबा शुरू हो जाता है और संसद का कामकाज ठप। बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भीड़ चढ़ गई। विपक्ष अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि इस मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी और जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, वो करेंगे। Yeah, but on both the questions, it will be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. दरअसल अडानी अंबानी के नाम पर लगातार सरकार को घेरने वाले विपक्ष को एक अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने मानो संजीवनी दे दी हो। एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग, जिस पर अडानी के गिरते शेयर ने आग में घी का काम कर दिया। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार घट रहे हैं, कंपनी के निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि LIC, SBI और दूसरे बैंक के ग्राहक भी खतरे में हैं, इसलिए जांच जरूरी है। कभी उन्होंने कहा ललित मोदी उड़, कभी कहा नीरव मोदी उड़, कभी कहा मेहुल चौकसी उड़, कभी कहा विजय माल्या उड़, कभी कहा नितिन संदेशरा उड़, कल को चिड़िया उड़ योजना के तहत ये गौतम अडानी उड़ हो गया,
तो क्या होगा इस देश का? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पे बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा कराइए और जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए। देश के लाखों करोड़ों लोग आज चिंतित हैं, जिनका पैसा एलआईसी में लगा हुआ है, जिनका पैसा एसबीआई में जमा है। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी, जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। विपक्ष की मांग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। रिजर्व बैंक ने अडानी समूह को सरकारी बैंकों से दिए कर्जों का जायजा लिया। अडानी समूह के कुल 2 लाख करोड़ के कर्ज में 80,000 करोड़ यानी 40% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। यही वजह है कि भारतीय रेटिंग एजेंसियों ने बैंकों से अडानी समूह को रीफाइनेंस करने के बारे में जानकारी मांगी, यानी पूछा है कि क्या वो अडानी समूह को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज देने की मंशा रखते हैं। उधर अडानी के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही, उन्हें लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। गिरते शेयरों की वजह से पिछले 7 कारोबारी सत्रों में अडानी ग्रुप को 9 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गंवाना पड़ा है। कहा तो केवल 10 दिन पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन अब वो 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार से भी उन्हें झटका लगा और डाउ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी समूह के 3 शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। इन 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाला है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट। इस सब के बीच विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई जैसे बैंकों का पैसा अडानी ग्रुप में फंसा हुआ है। इसका सीधा संबंध आम जनता से है। यही वजह है कि सोमवार से कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, ताकि मुद्दे को सियासी हवा दी जा सके। इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गौतम अडानी के शेयर्स में आए भूचाल पर राजनीति तो चरम पर है, लेकिन इस राजनीति के बीच ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि एशिया का सबसे अमीर शख्स झटके पर झटके खाने लगा। तो फिर आपको समझना होगा उस रिपोर्ट को जिसने इन्वेस्टर्स में ऐसा डर पैदा किया और फिर मुंबई के स्टॉक मार्केट से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा हो गया। न्यूटन का सिद्धांत है कि जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे आती है। न्यूटन का ये सिद्धांत संसार की लगभग हर चीज पर लागू होता है। तो भला बिजनेस और बिजनेसमैन कहां इससे अछूते रहने वाले थे। अब गौतम अडानी भी इसके शिकार हो गए हैं। तभी तो 10 दिन पहले जो शख्स 125 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक था, उसकी संपत्ति रातों रात आधी हो गई। शेयर टूटने लगे, निवेशक दूर भागने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी एकदम से 20वें स्थान पर पहुंच गया? तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैसे अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अमेरिका की इस रिसर्च एजेंसी ने 24 जनवरी 2023 को अपनी वो रिपोर्ट रिलीज की जिसने अगले 10 दिन में अडानी ग्रुप के लिए बहुत कुछ बदल दिया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कैसे कर रहा है कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। इसमें दावा किया गया कि अडानी समूह ने न सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं बल्कि ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी समूह की
7 में से 5 कंपनियों में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क काफी ज्यादा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर और भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर 2.2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं। साथ ही 8 साल के दौरान 5 CFO बदले। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमत 85% से ज्यादा लिस्ट कराई। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आना भर था कि शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। जिन गौतम अडानी की संपत्ति और शेयर पिछले 9 साल से लगातार बढ़ रहे थे, उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा और एकाएक अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। 10 दिन के अंदर अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी गैस का शेयर 60% गिरा। तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी का शेयर 50% तक गिर गया। अडानी पोर्ट से लेकर अडानी विल्मर सभी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। यहां तक कि अंबुजा सीमेंट और ACC के शेयर भी 30% तक टूट गए। गौतम अडानी की 10 में से 9 कंपनियों को शेयर मार्केट में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक और जहां अडानी के शेयर गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी 20,000 करोड़ का FPO ले आए, जिसे पहले दिन यानी 27 जनवरी को केवल 1% का सब्सक्रिप्शन मिला। 29 जनवरी आते आते FPO फुल सब्सक्राइब हो गया। इसी दिन अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया और इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। लेकिन 1 फरवरी को अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का FPO रद्द कर इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने का फैसला किया। वहीं गौतम अडानी ने FPO रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. I take this opportunity to thank our investment bankers, institutional investors, and shareholders from within and outside the country for giving unflinching support to the FPO. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. अडानी के बयान के बावजूद न तो अडानी की संपत्ति बढ़ी और न ही निवेशकों का भरोसा। उल्टा अडानी के शेयर और गिरने लगे और तो और इसमें लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई जाने का डर भी सताने लगा, क्योंकि देश के बैंकों ने अडानी को 80,000 करोड़ का लोन दे रखा है। इसमें अकेले SBI का हिस्सा 21.38 हजार करोड़ रुपए है। वहीं LIC ने अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले LIC के शेयरों से प्रॉफिट 81,000 करोड़ रुपए था, जो 2 फरवरी को 43,000 करोड़ रुपए रह गया। इतना सब होने के बाद आखिरकार देश और विदेश की तमाम वित्तीय संस्थाएं जागी और सख्ती में जुट गई। NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए ASM लिस्ट में शामिल किया। साथ ही RBI ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा। अडानी को जो सबसे बड़ा झटका दिया डाउ जोन्स ने। अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर को बाहर करने का ऐलान किया गया है। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का आकलन करने की बात की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच भी अडानी ग्रुप की कंपनियों की कैश फ्लो पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील में संशोधन की मांग की है। भले ही आज गौतम अडानी के साम्राज्य में सुनामी आई हुई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतने कम समय में गौतम अडानी ने एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। जैन बनिया परिवार में जन्मे गौतम अडानी ने 1978 में अपने सफर की शुरुआत की। मुंबई में 2 साल महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के जवेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्थापित की। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज बनाया, जो जल्द ही एक बहुत बड़े समूह में बदल गया। आज अडानी एंटरप्राइजेज ऊर्जा, परिवहन, खनन, बुनियादी ढांचे, रसद, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कई व्यवसायों की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के मालिक अडानी को पोर्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। 2008 में पहली बार फोर्ब्स की सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल होने वाले अडानी की संपत्ति पिछले 8 साल में $7 अरब से 126 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसमें वो भारत में अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो गौतम अडानी पिछले 4-5 साल में एक ऐसा नाम रहा है जो चर्चा के केंद्र में देखा गया। भले राजनीति से इनका कोई वास्ता ना हो, लेकिन देश के राजनीति में यह नाम हर दिन सुनाई दिया। इस बार मामला लोगों की गाड़ी कमाई का है, जिसे बैंकों और LIC के जरिए अडानी को दिया गया, जिसका जवाब जनता चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आम कहावत है कि शेयर मार्केट जुआ है। अगर दाव फिट बैठ गया तो पाव आ रहा, और दाव फेल हो गया तो सत्यानाश। लेकिन शेयर बाजार के इस खेल के असली खिलाड़ी होते हैं बुल और बोर। ये जब चाहे मार्केट उठा दे और जब चाहे बैठा दे। और तो और इनकी धमक ऐसी होती है कि सरकारें तक गिर जाती है। तो आज आपको बताते हैं कहानी एक ऐसे ही बुल की जिसने सेंसेक्स क्या संसद तक हिला दी थी। शेयर बाजार में आए इस भूचाल के बाद सबसे पहला नाम जो लोगों के जहन में आया वो है हर्षद मेहता। वही हर्षद मेहता जिसको लेकर आज के दौर में फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक बन चुकी है। 90 के दशक में हर्षद मेहता ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया था, और इसमें उस समय की कांग्रेस सरकार पर भी दांत की छींटे गिरे थे। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर हर्षद मेहता ने क्या किया। ये बात है 1991 की, जब प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। लेकिन इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता था। उस समय यह घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। 1980 में शेयर बाजार में हर्षद मेहता ने एक ब्रोकर के तौर पर कदम रखा, लेकिन 12 साल के भीतर वो देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में जा पहुंचा। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में तेजी से शुरुआत की। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से चढ़ा, जिसके लिए मेहता को जिम्मेदार माना गया। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे कर्ज लेकर उनके पैसे शेयर मार्केट में लगा देता था। दो बैंकों के बीच
ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिन के लिए बैंकों से पैसा उठाता और फिर शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देता। हर्षद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए। इसकी गूंज संसद तक जा पहुंची और जेपीसी का गठन किया गया। आज अडानी के मामले में भी जेपीसी की मांग उठने लगी है। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर जेपीसी क्या बला है जिसने देश की तीन सरकारों को सत्ता से रुखसत कर दिया। जेपीसी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी है। भारत के इतिहास में अब तक 6 बार इसका गठन हुआ। पहली बार बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनी। इसकी वजह से राजीव गांधी को 1989 में हुए चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। दूसरी बार इसका गठन हर्षद मेहता घोटाले की जांच के लिए हुआ। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। इसके बाद जांच के लिए जेपीसी बनी और 1996 के चुनाव में नरसिम्हा राव की सरकार हार गई। हालांकि नरसिम्हा राव को क्लीन चिट मिल गई थी। तीसरी बार जेपीसी 2001 में केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए बनाई गई। चौथी बार 2003 में जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड के मिले होने की जांच का जिम्मा सौंपा गया। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार पर जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोप लगे तो जेपीसी बनाई गई। कमेटी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को तो क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद 2013 में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच के लिए भी जेपीसी बनी। 2014 में हुए चुनाव में मनमोहन सिंह सरकार की सत्ता से विदाई हो गई। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 4 करोड़ जनता शेयर मार्केट में सीधे तौर पर निवेश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का कोई निवेश नहीं। देश के हर नागरिक का मोटे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से शेयर मार्केट में निवेश होता है। आज अडानी के मामले में LIC का नाम आ रहा है। कैसे अडानी के साथ साथ उसके शेयर गिर गए, वैसे LIC को स्थापना के 1 साल बाद ही घोटाले का शिकार होना पड़ा था। 1957 में LIC ने 6 कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर खरीदे। कंपनियों में कोलकाता के कारोबारी हरिदास मुंद्रा का शेयर था। मुंद्रा ने कंपनियों के शेयर 30 से 40% तक बढ़ा दिए। संसद में फिरोज गांधी ने घोटाले को जोर शोर से उठाया। रिटायर्ड जज MC छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बैठा, जिसने 24 दिन में जांच पूरी कर मुंद्रा को 24 साल की सजा सुनाई। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को भी इस्तीफा देना पड़ा था। आज फिर LIC का नाम आया है और इसमें एक उद्योगपति और सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। हर आदमी जानना चाहता है कि उस रिपोर्ट का सच क्या है, जानना चाहता है कि शेयर कैसे इतने गिरे, क्योंकि ये सिर्फ अडानी की साख की बात नहीं है, हर भारतीय की पाई की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कभी उन्होंने कहा ललित मोदी उड़, कभी कहा नीरव मोदी उड़, कभी कहा मेहुल चौकसी उड़। कल को चिड़िया उड़ योजना के तहत ये गौतम अडानी उड़ हो गया तो क्या होगा इस देश का? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ। It will be the regulators who will do their job.